बात करेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 का जो अभी फिलहाल जनवरी में पेपर हुआ था। उस पेपर के अंतर्गत जो क्वेश्चन आए थे उनका आज हम एनालिसिस करते हैं। तो वो एक प्रश्न आया कि यदि बिंदु एक्स वाई जेड के सभी निर्देशांक प्राकृत संख्याएं हों तथा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान n है तो बिंदुओं की अधिकतम संख्या यानी ऐसे बिंदु अधिकतम कितने होंगे ये हमें पता करना है। तो यहाँ पर देखो इस बिंदु एक्स वाई जेड के सभी निर्देशांक प्राकृत संख्या है, मतलब एक्स भी प्राकृत संख्या होगी, वाई भी प्राकृत संख्या होगी और जेड भी एक प्राकृत संख्या होगी, मतलब नेचुरल नंबर होगा। और साथ ही साथ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान एन है, तो क्योंकि ये तीनों प्राकृत संख्या है तो इनका सम भी एक प्राकृत संख्या ही आएगी, मतलब एन भी क्या होगी, प्राकृत संख्या ही होगी। तो इसमें हम ऑप्शन की सहायता से डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। देखो सीधी सी बात है, एन का मान क्या आना चाहिए, प्राकृत संख्या आना चाहिए। ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ कि मान लो लेट एन इज इक्वल टू 2। एन का मान मैंने मान लिया 2, तो एक प्राकृत संख्या मान सकता हूँ। तो अब एन का मान 2 है, तो एन का मान 2 होने के लिए एक्स वाई और जेड तीनों के मान क्या होने चाहिए, प्राकृत संख्या होनी चाहिए और तीनों का सम क्या आ जाना चाहिए 2। क्या ऐसा पॉसिबल है? जो एक्स की जो मिनिमम वैल्यू हम रख सकते हैं प्राकृत संख्या की वो 1 रख सकते हैं, इसका मतलब एक्स का मिनिमम मान हम 1 रख सकते हैं, वाई का मिनिमम मान 1 रख सकते हैं और जेड का भी मिनिमम मान रखेंगे तो क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा 1 + 1 + 1 बराबर 3। इसका मतलब एन का जो मिनिमम मान हमें मिलेगा वो 3 मिलेगा, जबकि हमने एन का मान क्या माना, 2। अर्थात अगर मैं एन का मान 2 रखूं तो ऐसे पॉइंट की संख्या कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो जो है जिसके लिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान 2 आ जाए, क्योंकि एक्स का मान 1 हो सकता है मिनिमम, वाई का 1 हो सकता है और जेड का भी मिनिमम 1 हो सकता है प्राकृत संख्या के अंतर्गत। तो इसलिए इसका जो सम आएगा मिनिमम 3 आएगा। एन बराबर 2 के लिए एक्स वाई और जेड की तीनों की अगर मैं वैल्यूज देखूं प्राकृत संख्या में एक पॉइंट के फॉर्म में, ट्रिपलेट की फॉर्म में, तो मुझे कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। इसका मतलब एन बराबर 2 के लिए ऐसे पॉइंट्स की संख्या कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो अब आप सीधे इस ऑप्शन में से ये देखो कि किसमें एन बराबर 2 रखने पर मान 0 आ रहा है, वही इसको सेटिस्फाई करेगा। तो देखो यहाँ पर मैं एन का मान 2 रखता हूँ फर्स्ट ऑप्शन में, तो ये कितना आता है 1/2 × 2 3, तो ये तो 3 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। अब चलता हूँ सेकंड ऑप्शन में। सेकंड ऑप्शन के अंतर्गत मैंने क्या रखा, n बराबर 2 रखा, तो 1/6 × 2 × 3 × 5, यहाँ पर भी 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इस पर आ जाओ, इसमें मैंने n बराबर 2 रखा तो क्या आएगा 1/2 2 1, ये भी 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इस ऑप्शन पर आओ, इसमें मैंने n बराबर 2 रखा तो क्या हो गया 1/2, ये 1 और ये 0, इसका मान क्या आ गया 0, अर्थात इसका मान 0 आ रहा है, इसका मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है, अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये वाला, हाफ ऑफ n - 1 × n - 2। नेक्स्ट प्रश्न ये आया है कि 1 + 3x/5 + 2x² 5 के विस्तार में, यानी जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा बाइनोमियल एक्सपेंशन के जरिए, तो जो संख्यात्मक गुणांक आएंगे उनका योग पूछा है। तो कभी भी अगर इस तरह का प्रश्न आ जाए जिसमें आपको कोई यहाँ पर 2-3 टर्म दे रखी हो और उनकी पावर दे रखी हो कुछ भी, और उसके एक्सपेंशन में संख्यात्मक गुणांकों का योग पूछे, तो हमारा तरीका क्या होगा करने का। सिंपलेस्ट तरीका है, उसको समझते हैं। तो पहली चीज तो हम ये समझते हैं कि इसका विस्तार आएगा कैसा, तो पहले थोड़ा नॉर्मली समझ लेते हैं। तो जैसे ये 1 + 3x/5 + 2x² 5 तो अगर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो एक टर्म इसको मान लेंगे, एक पूरी इसको मान लेंगे। तो उस हिसाब से देखें तो पहले 1 की पावर 10 आएगा, फिर क्या आएगा 10c1, 1 की पावर 9, और यहाँ से जो है 3x/5 + 2x² 5 की पावर, ये आ जाएगा हमारे पास 1। और उसके बाद में इसके बाद में 10c2, 1 की पावर 8 और 3x/5 + 2x² 5, इसकी पावर हमारे पास हो जाएगा 2। और उसके बाद इसी तरह से चलता जाएगा और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 3x/5 + 2x² 5, इसकी होल पावर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ये होगा। अब इसमें अलग अलग टर्म्स आएंगी, आपको निकालना है इसमें संख्यात्मक गुणांकों का योग, यानी 3/5 और 2/5 जब इसमें मल्टीप्लाई होगा और कुछ एक्स की टर्म आएंगी, फिर x² की टर्म आएंगी, इस तरह से टर्म आती जाएंगी। केवल आपको संख्यात्मक गुणांकों का योग निकालना, केवल संख्यात्मक गुणांकों को जोड़ना है, इसका मतलब आपको x को इंक्लूड नहीं करना। तो क्या करो, x को 1 मान लो। जब आप x को 1 मान लोगे तो अपने आप ही क्या बचेंगे, केवल संख्यात्मक गुणांक बचेंगे। तो डायरेक्ट तरीका है, अब यहाँ पर सीधा यहीं पर जो आपको एक्सप्रेशन दे रखी है उसी में x बराबर 1 रख दो, तो आपको सारे संख्यात्मक गुणांकों का योग मिल जाएगा। तो आप डायरेक्टली यहीं रख दो। अगर आपको संख्यात्मक गुणांकों का योग चाहिए तो आप 1 + 3x + 5 / 2x²,
प्लस में 2x² 5 की पावर 10 है और इसमें संख्यात्मक गुणांकों का योग चाहिए, तो सीधा आप क्या कर दो, x बराबर 1 पुट कर दो, जो मिलेगा वो संख्यात्मक गुणांकों का योग ही मिलेगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1 प्लस 3/5 प्लस 2/5, एक्स का मान 1 पुट कर दोगे तो ये आएगा इसकी पावर 10। तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 2 5 5/5 की पावर 10, ये क्या हो गया 1 प्लस 1 तो 2 की पावर 10। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 की पावर 10। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है, यदि रेखा L से बिंदुओं 1 1 2 0 तथा 0 2 की दूरियों का बीजगणितीय योग शून्य है, एल्जेब्रिक सम क्या है 0, तो रेखा L सदैव किस बिंदु से गुजरेगी ये हमें बताना है। 4 पॉइंट है 0 1 1 0 1 1 2 2। ये भी बहुत इजी प्रश्न है। इस प्रश्न में क्या है, देखो रेखा L से बिंदुओं की दूरियों का बीजगणितीय योग शून्य दे रखा है। किसी भी रेखा से अगर पॉइंट की दूरी देखी जाए, ये एक लाइन है मान लो L1 और ये पॉइंट है A, तो इस लाइन से इस पॉइंट के बीच की जो दूरी होगी वो कुछ ना कुछ मान होगा उसका, है ना। जैसे 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कुछ भी मान होगा। इसका मतलब वो दूरी हमेशा कैसी संख्या होगी, एक पॉजिटिव संख्या होगी, ग्रेटर देन 0। इस डिस्टेंस का मान हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये 0 से बड़ी ही आएगी। तो अगर इस रेखा L से बिंदु 1 1 की दूरी देखें तो वो भी पॉजिटिव आएगी। अगर रेखा L से 2 0 की दूरी देखें तो वो भी पॉजिटिव आएगी। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि वो पॉइंट इसी पर हो जाए, तब उस कंडीशन में उसकी दूरी 0 आ जाएगी, है ना। तो रेखा L से जो भी 1 1 की दूरी आएगी वो भी पॉजिटिव आएगी या 0 आ सकती है। 2 0 से जो दूरी आएगी वो भी पॉजिटिव आएगी या 0 आएगी। 0 2 से जो दूरी आएगी वो भी पॉजिटिव आएगी या 0 आएगी, नेगेटिव नहीं आ सकती। अब ये कह रहा है कि इन तीनों बिंदु से जो इस रेखा L की दूरी है उनका बीजगणितीय योग शून्य है, और हमें पता है कि ये दूरी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, होगी पॉजिटिव या 0 हो सकती है। तो अगर इनमें से कोई भी एक दूरी पॉजिटिव हुई, कोई भी एक दूरी नॉन जीरो हुई, यानी इनमें से कोई भी एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करा जो इस लाइन पर नहीं है, तब ये दूरी का बीजगणितीय योग कभी भी शून्य नहीं आएगा। तो अगर इन पॉइंट्स की इस लाइन से जो दूरी है उनका बीजगणितीय योग अगर 0 आ रहा है, तो ये केवल एक ही कंडीशन में पॉसिबल है, जब ये तीनों ही पॉइंट किस पर लाई कर जाएं, इसी लाइन पर लाई कर जाएं। इसके अलावा अगर कोई भी केस होगा, अगर एक भी पॉइंट इस लाइन पर लाई नहीं कर पाया, तो ये बीजगणितीय योग शून्य नहीं होगा, बल्कि कोई पॉजिटिव संख्या होगी। तो हमें तो ये दे रखा है कि बीजगणितीय योग शून्य है, इसका मतलब तीनों पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो बस हमें ऑप्शन में से इन तीनों पॉइंट में से कोई एक और पॉइंट मिलेगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 0 1 इनमें से नहीं है पॉइंट, 1 0 इनमें से कोई पॉइंट नहीं है, 1 1 ये रहा 1, तो 1 1 पॉइंट इसी में से, इसका मतलब ये लाइन पर लाई करेगा, और 2 2 पॉइंट इसमें से नहीं है तो वो नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है, यदि x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0, y माइनस 2 बराबर 0 एक त्रिभुज की 3 भुजाओं के समीकरण है, ठीक है। तो हमें उसके एक्सटर्नल सर्किल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, बाह्य वर्ग का समीकरण निकालना है। तो सिंपल सा पहले तो इस त्रिभुज को देखो कि कैसा बनेगा। ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये एक्स एक्सिस मान लो, ये वाई एक्सिस मान लो। ये क्या है, एक्स प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0, तो यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है वाई माइनस 4 क्या होगा -x, इसका मतलब इसकी जो स्लोप आएगी वो -1 आएगी, जो कि क्या है नेगेटिव है। इसका मतलब ये कुछ इस तरह की लाइन होगी। अब ये 0 0 से पास भी नहीं होगी ओरिजिन पॉइंट से, ये भी दिख रहा है, क्योंकि 0 0 -4, -4 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये 0 0 से पास नहीं होगी, तो ये कुछ इस तरह की लाइन आएगी, इसकी स्लोप नेगेटिव होगी और ये 0 0 से पास नहीं होगी। ये हमारा होगा x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। और दूसरी क्या है, x माइनस 1 बराबर 0, मतलब x बराबर 1, तो ये वाई एक्स के पैरेलल एक लाइन है, मान लो यहाँ कहीं पर, ये हमारा x बराबर 1। तीसरी चीज आ रही है y माइनस 2 बराबर 0, यानी y बराबर 2, तो ये x एक्स के पैरेलल एक लाइन है, y बराबर 2, ये मान लो यहाँ पर ये y बराबर। तो ये हमारा त्रिभुज है, जो रिक्वायर्ड त्रिभुज हमारा ये है। मान लो ये a है पॉइंट, ये b पॉइंट है और ये c पॉइंट। करना आपको कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सा प्रश्न है, सिंपल वे में आपको समझना है। ये क्या है, समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये y बराबर 2 है और ये x बराबर 1 है, तो इतना ही समकोण त्रिभुज होगा। और हमें पता है समकोण त्रिभुज का जो बाह्य वर्ग का समीकरण निकालना है, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसके लिए परिकेंद्र निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र क्या होता है, उसके कर्ण का मध्य बिंदु, कर्ण का मध्य बिंदु, ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब इसका जो परिकेंद्र होगा वो यहाँ पर हो जाएगा, इस कर्ण का मध्य बिंदु। और हमें क्या बनाना है, परिवर्त बनाना है, बाह्य वर्ग का समीकरण फाइंड आउट करना है। तो इसका जो परिवर्त होगा वो इसके तीनों वर्टेक्स को पास करते हुए जाएगा, इस वर्टेक्स को भी टच करते हुए जाएगा इस तरह।
ठीक है, टच करते हुए जाएगा और इसका सेंटर क्या होगा, यही, ये परिकेंद्र ही इसका सेंटर हो जाएगा। तो अब हमें करना क्या है, और इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, इस कर्ण की आधी, दिख रहा है, ये अपना सेंटर है और ये अपना व्यास का काम कर रहा है कर्ण, तो इस कर्ण की आधी इसकी रेडियस हो जाएगी। तो सिंपल सा हमें तो बस कर्ण निकालना है, तो बस हमें पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो देखो x बराबर 1 है, ये इसमें रख दो, इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0, इसमें आप क्या रख दो, x बराबर 1, तो इन दोनों का कटान बिंदु हो जाएगा, यानी हमें पॉइंट ए की कोऑर्डिनेट मिल जाएगी। तो यहाँ से x बराबर 1 रखा तो ये क्या हो गया, 1 प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0, तो यहाँ से ये हो गया y माइनस 3 बराबर 0, यानी y इज इक्वल टू 3। तो यानी हमारे ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 1, ठीक है, तो ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए मेरे पास में 1, 3। इसी तरह सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, कैसे, इसी में y बराबर 2 रख दो, x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0 में y बराबर 2 रख दो, तो कटान बिंदु आ जाएगा। तो वहीं अपनी x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0, और ये हो गया x प्लस वाई की जगह 2 रख दिया तो 2 माइनस 4 बराबर 0, तो ये हो गया x माइनस 2 बराबर 0, यानी x बराबर 2। तो हमारे पास सी कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 2, 2, इसी के कोऑर्डिनेट आ गए। और क्योंकि ये परिकेंद्र जो है वो इस कर्ण का मध्य बिंदु है, तो वहीं a, 1, 3, सी 2, 2 इनका मिड पॉइंट निकाल लो, वहीं अपना क्या हो जाएगा, परिकेंद्र, यानी ये सेंटर O हो जाएगा। तो अपने पास परिकेंद्र O के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 1 प्लस 2/2 एंड 3 प्लस 2/2, तो ये हो जाएंगे 3/2, 5/2, ठीक, यहाँ से इनका मिड पॉइंट निकाल लिया। और रेडियस हमें ये जो मिल रहा है, ये डिस्टेंस AC, ये हमारा व्यास का काम कर रही है, यानी ये 2r है, तो 2r का मान क्या होगा, डिस्टेंस AC के बराबर, तो डिस्टेंस फॉर्मूला की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, √2 - 1, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 यानी -1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2r इज इक्वल टू व्हाट, √2। तो r कितना होगा, 1/√2, समझ में आ गया। तो रेडियस मिल गई, सेंटर मिल गया, तो आपको सर्किल की इक्वेशन निकालने में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर रेडियस और सर्किल मिल जाए तो हमारे सेंटर मिल जाए तो हमारे पास सर्किल की इक्वेशन निकालनी हो तो उसका क्या सूत्र होता है, सेंटर के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं h के और रेडियस मान लेते हैं r, तो सूत्र क्या होता है, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। बस सिंपली आपको h और k के मान रखने हैं। h का मान हमारे पास क्या होगा, यहाँ जो हमने सेंटर निकाला उसमें h का मान 3/2 और k का मान 5/2, ये हो जाएगा x माइनस 3/2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2। यहाँ से हमारे पास ये कितना होगा, x स्क्वायर प्लस 9/4 माइनस 3x, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 25/4 माइनस 5y इज इक्वल टू 1/2। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद देखो क्या होगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। इसके आगे क्या होगा, देखो सिंपल, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस जो भी बचा 9/4 और 25/4, तो ये इसको जोड़ लो आप सीधा, ये हो जाएगा 34/4, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारे पास हो जाएगा 1/2, तो यहाँ से ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5y बराबर 1/2 माइनस 34/4, इतना समझ में आ गया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5y बराबर, ये कितना होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2/4 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 32/4, 34 2 था माइनस का 32/4, तो माइनस का 8 होगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5y प्लस 8 बराबर 0। यही हमारे पास उस बाह्यवर्त का क्या हो जाएगा, समीकरण हो। देखिए प्रश्न आ रखा है पी क्यू परवलय वाई स्क्वायर 4x की द्विकोटि है, इसको हम कहते हैं डबल ऑर्डिनेट, ठीक है। तो था इसकी लंबाई भी दे रखी है 8a के बराबर, तो आपको बताना पी क्यू द्वारा परवलय की नाभि पर अंतरित कोण क्या होगा। तो सिंपली देखो आपका परवलय क्या है, वाई स्क्वायर बराबर 4x, तो इसको अगर हम ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह से होगा, ये हमारा वाई स्क्वायर बराबर 4x हो जाएगा और ये इसकी जो है अपने पास डायरेक्ट्रिक्स नियता हो जाएगी, जो कि होगी हमारे पास x बराबर -, ये इसका वर्टेक्स होगा 0 0, ठीक है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। इसकी जो नाभि होगी वो क्या होगी, a, 0, क्योंकि ये वाई स्क्वायर बराबर 4x है। अब इसकी कोई भी एक डबल ऑर्डिनेट है जिसकी लंबाई 8 है, तो पहले तो आप ये देखो कि डबल ऑर्डिनेट हमारी नाभिलंब जो होगी वो ये वाली लंबाई होगी, ये वाली हमारी नाभिलंब होगी। वाई एक्स के समानांतर एक ऐसी रेखा जो कि परवलय को कट करती है
और नाभि से पास होती है, वो नाभिलम कहलाती है, लेटस रेक्टम कहलाती है। इसकी लंबाई कितनी होती है लेटस रेक्टम की, अगर आपसे पूछे तो सिंपली हमें पता होना चाहिए लेटस रेक्टम के लिए अगर हम इस इतनी सी डिस्टेंस को देखें, केवल हम इतनी सी डिस्टेंस को देखें तो ये कितनी होगी, तो हम क्या करें सिंपली y का मान फाइंड आउट कर लें। तो यहाँ पर x का मान क्या रख दो, a रख दो, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 4a इंटू ए, तो यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर, इसका मतलब y का मान होगा प्लस माइनस 2a। तो यहाँ तक की ये लंबाई भी 2a होगी और यहाँ तक की ये लंबाई भी 2a होगी। तो जो लेटस रेक्टम की लंबाई होती है वो हमारे पास कितनी होती है, 4a के बराबर। लेकिन ये लंबाई कितनी है, 8a है, इसका मतलब ये इसके आगे है। इसका मतलब हमारे पास ये जो डबल ऑर्डिनेट है ये इसके परवलय को आगे बढ़ाने पर प्राप्त होगी, यानी इस परवलय को हमने थोड़ा आगे बढ़ा दिया, ये एक्स एक्सिस को भी हमने थोड़ा आगे बढ़ा दिया, तो ये हमारी लेटस रेक्टम यहाँ कहीं हो, ये जो डबल ऑर्डिनेट है यहाँ कहीं होगी। डबल ऑर्डिनेट क्या होती है बच्चों, डबल ऑर्डिनेट भी वाई एक्स के समानांतर एक रेखा होती है और जो कि क्या होती है, परवलय को दो बिंदुओं पर कट करती है। लेकिन डबल ऑर्डिनेट जो होती है वो जरूरी नहीं है कि वो किससे पास हो, नाभि से पास हो। नाभि से पास होने वाली जो लेटस रेक्टम है वो भी एक स्पेशल टाइप की डबल ऑर्डिनेट। तो ये एक डबल ऑर्डिनेट है, इसकी लंबाई आपको कितनी दे रखी है, 8 है। तो जितनी इसकी लंबाई एक्सिस के ऊपर होती है उतनी नीचे होती है। तो अगर 8 है तो ये लंबाई 4 हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई कितनी हो जाएगी। अब बात आती है कि ये इस एक्सिस को कट कहाँ कर रही है, दिक्कत ये। तो हमें पता है कि ये लंबाई कितनी है, 4 है, और क्योंकि यहाँ पर जो भी पॉइंट होगा उसके लिए हमें एक्स का मान नहीं पता, मान लेते हैं कि एक्स का मान x1 है, लेकिन y का मान तो पता है ना, y का मान कितना है, 4 है। पॉइंट को मान लो p, तो ये p x1 4 है, पॉइंट किस पर होगा, इस परवलय पर होगा, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा। तो यहाँ से परवलय का समीकरण क्या है, वाई स्क्वायर बराबर 4x, और इस पर ये पॉइंट p x1 4a होगा। तो आप क्या रख दो, इस पॉइंट को इसमें रख दो। तो यहाँ से y का मान क्या है, 4 है, तो ये हो जाएगा 4a का स्क्वायर बराबर 4a इंटू x1। तो यहाँ से आ जाएगा 4a बराबर x1, यानी x1 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 है, कितना आ रहा था, 4 है। तो x1 4 है, इसका मतलब क्या है कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है अपने पास, 4 है। तो मैंने इसको कह दिया कि ये वाली डिस्टेंस जो मेरे पास कितनी आ गई, 4 है, और जो y की डिस्टेंस है ये भी हमारे पास कितनी आ गई, 4 है। अब आपको ये बताना है कि PQ द्वारा, तो ये पॉइंट इस लेटस रेक्टम जो अपनी डबल ऑर्डिनेट का पॉइंट ये P है, तो नीचे वाला जो ये पॉइंट होगा ये Q हो जाएगा अपने आप में, और उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 माइनस का 4 है, और x1 का मान हमारे पास अब क्या आ गया, 4 है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 4a 4 है, और इसका कोऑर्डिनेट Q का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो गया, 4a माइनस का 4 है। अब आपको निकालना क्या है, PQ द्वारा परवलय की नाभि पर अंतरित कोण। तो परवलय की नाभि यहाँ है, इस नाभि पर इस PQ ने क्या कोण अंतरित किया वो हमें फाइंड आउट करना, मतलब हमें जो निकालना है ये वाला कोण निकालना है, ये वाला जो PQ द्वारा नाभि पर अंतरित कोण है वो ये वाला कोण। मान लो कि पूरा एंगल क्या है, थीटा। तो बस सिंपली ये देखो, ये पूरा एंगल में मान लेता हूँ ये थीटा है, तो ये इतना सा एंगल जो इसका आधा पार्ट है यहाँ से एक्सिस के ऊपर वाला वो θ/2 होगा, और जो एक्सिस के नीचे होगा वो भी θ/2 होगा। तो मैं सीधा सा देखता हूँ केवल ये θ/2 कितना है, मतलब मैं ये देख रहा हूँ tan θ/2 का मान कितना है। तो tan θ/2 का मान क्या होगा, लंब अपॉन आधार। तो लंब हमारे पास कितना है, 4 है, और आधार कितना होगा, ये वाली लंबाई, तो 4 अपॉन ये आधार। लेकिन अब एक चीज़ देखो, हमारे पास ये टोटल लंबाई तो 4 आई थी, लेकिन ये इतनी सी लंबाई हमारे पास कितनी है, a0 है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, नाभि के a0, तो ये लंबाई a है, तो ये वाली लंबाई कितनी हो जाएगी, 3 है। तो tan θ/2 का मान आ गया हमारे पास 4a/3 है। इसका मतलब tan θ/2 का मान कितना आ गया, 4/3। इसका मतलब θ/2 का मान कितना आ गया, tan इनवर्स 4/3। हमें क्या चाहिए, टोटल एंगल थीटा। इसका मतलब हमारा जो नाभि पर अंतरित कोण होगा PQ द्वारा वो होगा थीटा, वो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स tan इनवर्स 4/3। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रखा है RPSC फर्स्ट ग्रेड में, a f ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस बी एफ ऑफ 1 प्लस एक्स का इनवर्स बराबर x है, और a और b आपस में इक्वल नहीं है, a इज नॉट इक्वल टू b, ठीक है। तब हमें वैल्यू निकालनी है f ऑफ 2 की। तो ये कैसे निकालें, बहुत आसान सा तरीका होगा, आपको इसको समझने के लिए बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। कैसे, a एफ ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस बी एफ ऑफ 1 प्लस एक्स इनवर्स, और ये दे रखा है आपको बराबर x, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, पुट कर दो x इज इक्वल टू 1, क्योंकि जब आप x का मान 1 पुट करोगे तो ये आपका f ऑफ 2 बन जाएगा। तो होगा क्या, देखो a f ऑफ 2 बन जाएगा प्लस b f ऑफ 1 प्लस 1, यानी ये क्या बन गया हमारे पास 2, और इसकी घात क्या है -1, तो ये 2 इनवर्स बराबर x का मान क्या रखा हमने 1, तो ये बना जाएगा। तो यहाँ से ये कितना हो गया, a f ऑफ 2 प्लस b, ये क्या बन गया f ऑफ 1/2,
2 इनवर्स मतलब 1/2 बराबर 1, इसको कह दो समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इसी के अंतर्गत हमें क्या पुट करना है, पुट कीजिए वापस अगेन x का मान -1/2, तो उससे क्या होगा 1 - 1/2, ये तो 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ से ये हमारे पास क्या बन जाएगा a f of 1/2 प्लस b f 1 + x का इनवर्स, तो ये हो गया f और 1 + x का मान क्या हो गया 1 - 1/2 यानी कि हो गया 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 और उसकी घात क्या दे रखी -1, तो ये हो गया -1 बराबर x, और x का मान हमने क्या पुट किया -1/2, तो ये आ गया -1। क्लियर, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा a f of 1/2 प्लस b f of 1/2 का इनवर्स क्या हो जाएगा 2 बराबर क्या हो गया -1/2, तो ये हो गई हमारे पास समीकरण नंबर 2। तो अब हमें निकालना किसकी वैल्यू है f of 2 की, इसका मतलब हमें f of 1/2 को यहाँ से एलिमिनेट करना है, तो सिंपली हम क्या करें f of 1/2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ f of 2 फाइंड आउट कर लो। तो यहाँ से देखो a इंटू एफ ऑफ 1/2 का मान कितना होगा, यहाँ से मेरे पास -1/2 माइनस b एफ ऑफ 2, इस b एफ ऑफ 2 को मैंने उधर भेज दिया। अब मुझे f ऑफ 1/2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो मैं a का क्या कर दूंगा यहाँ पर डिवाइड कर दूंगा, तो ये 1/2 है माइनस b/a हो जाएगा, ये मेरी होगी समीकरण 3। समीकरण 3 से f ऑफ 1/2 का मान मैं किस में रख दूंगा समीकरण 1 में रख दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा ये a f ऑफ 2 प्लस b f ऑफ 1/2 की जगह मैं रख दूंगा -1/2a माइनस b/a f ऑफ 2 क्लियर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा a f ऑफ 2, ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का b/2a, और ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का b² समझ आ रहा है, b इंटू बी b² और ये हो जाएगा f ऑफ 2 बराबर ये मेरे पास हो जाएगा 1। तो यहाँ से f ऑफ 2 को मैं एक साइड में ले आऊँगा, तो ये हो जाएगा a माइनस b²/a, तो यहाँ से ये हमारे पास हो गया a f ऑफ 2 और ये माइनस b²/a f ऑफ 2, तो ये हो गया a माइनस b²/a टाइम्स f ऑफ 2 और ये बन गया माइनस का b/2a बराबर 1। तो यहाँ से मैं इसको इधर ले जा सकता हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, यहाँ से मेरे पास हो जाएगा a² इंटू a² माइनस b² एफ ऑफ 2 बराबर ये हो जाएगा 1 प्लस b/2, इस b/2 को मैं उधर ले लिया, तो यहाँ से मेरे पास ये जरूर कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा a² माइनस b² एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2a प्लस b/2। तो यहाँ से a से क्या हो जाएगा a कैंसिल हो जाएगा और ये a² माइनस b² क्या आ जाएगा नीचे, तो यहाँ से हमें फाइनल वैल्यू मिल जाएगी एफ ऑफ 2 की, तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल जाएगी 2a प्लस b/2 a² माइनस b², और नहीं हमारा क्या है आंसर नहीं हमें रिक्वायर्ड, तो एफ ऑफ 2 का मान क्या आ जाएगा 2a प्लस b/2 a² माइनस b²। इसके अलावा और भी हम आरबीएससी के अलग कोई एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड को हो चाहे सेकंड ग्रेड को हो। आप हमारे वीडियो को इसी तरह लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।